देश में महिलाएं जहां एक तरफ सफलता के नए आयाम छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं आज भी अन्याय और हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाएं अपने घर की चार दीवारी में भी अपराधों का शिकार हो जाती हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं। 2005 से पहले घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार था। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के तहत अंतर्गत कार्रवाई होती थी। 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कई नए तरीके के अधिकार महिलाओं को दिए गए। धारा 498A का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य पीड़ित महिला को रहने की जगह, गुजारा भत्ता यानी कि सम्मान पूर्वक उसके जीवन को जीने का अधिकार दिलाना है। घरेलू हिंसा अधिनियम पूरी तरह से गैर आपराधिक ढंग का कानून है और घरेलू हिंसा अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो महिलाएं पारिवारिक या सामाजिक दबाव और पुलिस थाने के चक्करों से बचने के कारण आपराधिक कार्रवाई नहीं चाहती हैं, वो अब अपने लिए प्रभावी संरक्षण का उपाय कर सकती हैं। अगर आपके आसपास कोई घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हो या आप खुद इसे झेल रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको राहत मिल सकती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके कॉल्स के दौरान, यानी जब आप हमें फ़ोन करेंगे, तो आपके नाम के बारे में खुलासा नहीं करेंगे, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो बेहिचक होकर आप हमें ज़रूर कॉल करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे मेहमानों से आपको मिलवा दूं। सुनीता ओझा है हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। रोहित प्रियरंजन है हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, स्वागत है सर आपका। और रुचिका सिंगला है हमारे साथ, जो सचिव हैं DSLA से। बहुत बहुत स्वागत है रुचिका जी आपका भी। तो हम सबसे पहले चर्चा से शुरुआत करें। सुनीता जी, वकील के तौर पर क्या कैसे देखती हैं आप पूरे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को, आप कैसे देखती हैं? प्रभावी ये हो पाया है देश में? देखिए अभिलाषा जी, जो कानून है ये एक क्रिमिनल कानून से हट करके एक सिविल रेमेडी देने का जो प्रयास था और जो एम था इस कानून का कि भाई आपको घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी है इस वजह से कि आपको बेघर कर दिया जाएगा या आपके पास आपको कोई सपोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगा या आपके बच्चे छीन लिए जाएंगे। तो ये कानून इस बात की सुरक्षा देने की बात करता है कि आपको हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी है, आप हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो और आप अपने लिए ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कोर्ट से ले सकते हो। ये उस घर में रह करके, उसी फैमिली के साथ रह करके आपका जो ये ऑर्डर है वो आपकी कवच की तरह काम करेगा। ये किसी को जेल भेजने का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर की वजह से क्या ऐसे ऑर्डर्स, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात की गई जब घरेलू हिंसा कानून में, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई जो उनकी इमीडिएट ज़रूरतें हैं, घर के ऊपर छत, खाने के लिए फीस, और जो कि भाई वो उनसे बच्चे उनके ना, क्योंकि इन सब वजहों की वजह से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ घरेलू हिंसा वो फोर्स होते हैं घरेलू हिंसा बर्दाश्त करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ही स्टेप था इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट जो राइट टू रेसिडेंस की बात की गई घरेलू हिंसा कानून में, ऐसा कोई राइट पहले था ही नहीं। औरतों की शादी होती थी, वो आके ससुराल रहती थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था वो कहता था कि भाई आपको हक है रहने का। सो यहाँ पे पहली बार अक्रॉस द बोर्ड, वेदर यू आर अ मुस्लिम वुमन, हिंदू, क्रिश्चियन, सारी महिलाओं को, आप बहन हैं, बेटी हैं, हर कोई को ये अधिकार दिया गया कि आप उस घर में जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, आप अपने अधिकार की वजह से वहाँ रह रही हो, क्योंकि कानून ने आपको वो प्रोटेक्ट किया। कानून ने ये डिक्लेयर किया यू हैव अ राइट टू रिसाइड। तो अगर आपको घर में रहने का अधिकार है तो आपको बेघर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। रोहित जी, इस कानून में एक और बहुत बड़ी तस्वीर जो सामने आती है वो ये कि हर तरह की महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, हर तरह की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये भी इसे बहुत प्रभावी बनाता है। देखिए, ये एक बहुत ही रेडिकल चेंज लाने वाला लॉ था उन सारी महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से ग्रसित थी।
ये कोई जरूरी नहीं कि घरेलू हिंसा सिर्फ शादीशुदा औरतों के साथ ही होती बिल्कुल है। उसमें आपकी माँ भी हो सकती है, उसमें आपकी बेटी भी हो सकती है, उसमें आपकी बहन भी हो सकती है। तो वुमेन अक्रॉस, इसमें पहली बार इस तरह का एक प्रोविजन है जहां पे हर तरह की वुमेन जो घरेलू हिंसा से ग्रसित है वो उसमें अपना राइट क्लेम कर सकती है जी। और जैसा कि मेरे अभी काबिल फ्रेंड ने बताया आपको, जो एक घर का जो एक अधिकार है वो एक बहुत बड़ा पहले एक कारण हुआ करता था। जब भी किसी तरह की कोई डिस्प्यूट हुई, हम महिलाओं को कमजोर समझ के उनको घर से बेघर कर देते थे और फिर वो उनके पास रहने का और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का कोई प्रोविजन नहीं। जी जी। इस एक्ट में सरकार ने पहली बार ये प्रोविजन किया कि अगर आपको घर से बाहर भी कर दिया जाता है शेयर हाउस होल्ड से, उस केस में भी सेक्शन 19 का जो हमारा प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस में जी। उसमें महिला कोर्ट में जाके एक रेजिडेंस राइट को क्लेम कर सकती है और उस सेक्शन के तहत जो भी पर्सन है जो जिसने उस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस किया, मोस्टली द हस्बैंड, उनको अगर वो शेयर हाउस होल्ड में रखना नहीं है तो उनको वो रेंट का घर लेके देंगे और वो रेंट उनको पे करना पड़ेगा। और ये नहीं कि वो उनको किसी तरह का एक घर, उनको सेम लाइफ स्टाइल का घर देना है जिस लाइफ स्टाइल में वो पहले अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये बड़ी राहत है। रुचिका जी, एक और जो अहम बात है कि इसमें सिर्फ पुरुष के खिलाफ ही नहीं, कोई महिला भी अगर घरेलू हिंसा कर रही है, जैसे हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें सास, नंद, इनके नाम आ जाते हैं या अपनी बहुओं के नाम भी डाले जाते हैं। ये एक बड़ी ताकत महिलाओं को दी गई है और जो लिव इन रिलेशन में महिलाएं रही हैं उन्हें भी हक दिया गया है कि वो भी शिकायत कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जब ये 2005 में जब ये एक्ट आया था तो उस समय पे जिस व्यक्ति के खिलाफ ये इस तरीके की कंप्लेंट फाइल हो सकती है, उसमें उस टाइम पे सिर्फ यही प्रोविज़न था कि कोई एडल्ट मेल मेंबर है तब वो आप उनके खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसके तहत उन्होंने जो एडल्ट मेल मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट में ये भी रियलाइज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, उसमें बहुत बड़ा हाथ कभी कभार महिलाओं का भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस की बात करें तो जनरली पति के बाद सबसे पहले जो एलिगेशंस आती हैं वो सास के खिलाफ आती हैं, जनरली अगर हम बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी एंड अल्टीमेटली जो एडल्ट मेल की रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं, घरेलू हिंसा कर रही हैं, तो वो भी इसमें रिस्पोंडेंट या फिर उनके खिलाफ भी ये केस फाइल हो सकते हैं। जी। दूसरी बात जो आपने कही लिव इन रिलेशनशिप्स की, तो जैसे रोहित जी बता ही रहे थे, इसमें पहली बार ये एक बहुत ही रेडिकल लॉ लेके आया गया जहाँ पे जो लिव इन पार्टनर्स हैं उनको भी एक वाइफ की तरह दर्जा दिया गया है। जी। जो भी लिव इन पार्टनर में लिव इन रिलेशनशिप्स में जो महिला हैं वो एक पत्नी की तरह अपने वो सारे राइट्स असर्ट कर सकती हैं, वो अपने सारे अधिकार मांग सकती हैं जो बाकी सारे कानूनों में सिर्फ एक पत्नी को ही अवेलेबल हैं। जी। ये जो चीज़ है, ये फीचर जो है वो आपको और किसी भी कानून में नहीं मिलेगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक स्पेशल फीचर है। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं मैम के साथ और ऐड करना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चिल्ड्रन इंक्लूड किए गए हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि आपके जो आउट ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो बच्चे हैं, इसमें एडॉप्टेड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, जी, इस तरह के भी जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग रिलेशनशिप से जो बच्चे, देयर राइट्स हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। देयरफॉर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उन बच्चों और महिलाओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के रेगुलर बेसिस पे शिकार होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही मजबूत इसे बनाया गया है, ठोस बनाया गया है। घरेलू हिंसा क्या है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शारीरिक हिंसा, सबसे पहले ऐसा कार्य या आचरण जो महिला को शारीरिक पीड़ा दे, स्वास्थ्य या शरीर को खतरा पहुंचाए या महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को रोकने का काम करे, हानि पहुंचाए, महिला के ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हो, महिला के साथ जैसे मारपीट करना, बीमार महिला का इलाज ना करवाना, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद लैंगिक हिंसा, जैसे कार्य या आचरण तो लैंगिक तरीके से महिला का अपमान या तिरस्कार करना, महिला की गरिमा को हानि पहुंचाना,
संभोग और वैवाहिक बलात्कार भी इसके दायरे में है। इसके बाद मौखिक और भावनात्मक हिंसा, महिला का अपमान या उपहास या तिरस्कार करना, लड़का या संतान न होने को लेकर अपमान करना या उपहास करना, महिला से गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उसके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना और आर्थिक दुरुपयोग जिसमें वित्तीय या आर्थिक संसाधन से उसे वंचित रखना, स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से उसे वंचित रखना, साझी गृहस्थी में महिला को पानी, बिजली इत्यादि के उपयोग से रोकना। इसके अलावा दहेज की मांग, दहेज या किसी मूल्यवान संपत्ति की गैर कानूनी मांग करना, दहेज के लिए महिला को क्षति पहुंचाना या उसका उत्पीड़न करना और महिला के रिश्तेदारों को धमकाना, ये सभी बातें घरेलू हिंसा में सम्मिलित की गई हैं। तो जिस तरह से आप लोग बता रहे थे कि बहुत संरक्षण किया गया है कानून में और बहुत सारे ताकत दी गई है, लेकिन इसकी परिभाषा को लेकर भी कई बार अदालत में जब चर्चा होती है या बहस होती है तो इसकी परिभाषा को लेकर भी दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैम मैडम, ऐसा है कि ये क्योंकि ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जी, और अगर आप डेफिनेशन क्लॉज में जाएं सेक्शन 2 तो हर डेफिनेशन को वाइडेस्ट रखा गया है। जैसा कि अभी पिछले ये में बात हो रही थी, जो कवरेज है, स्कोप है, वो वाइडेस्ट है। डेफिनेशन ऑफ वायलेंस वाइडेस्ट है। अगर फॉर्म्स जो उनके आप अगर देखें कानून के पीछे में जो फॉर्म लगे हुए हैं, हर तरह का जो प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, जो भी चैलेंज हो सकता है, वो कवर करने की कोशिश की गई है। जब ये ऐसे मामले कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट भी इसी चश्मे के साथ देखती है कि ये कानून, ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, हमें कवर करना है, किसी को छोड़ना नहीं है बाहर, कोई ऐसे इंस्टेंस को भी बाहर नहीं रखना है। इसकी वजह से एक तो कानून बहुत वाइडेस्ट मैनर में बना हुआ है और दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत वाइड तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। हमारे साथ ब्रजेश जुड़ रहे हैं वाराणसी से। ब्रजेश जी, पूछिए आप अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? जी, हम ये कह रहे हैं, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल बना है जी, ये आदमियों के सेफ गार्ड के लिए इसका कोई प्रोविजन है? जैसे इसमें मिसयूज होते हैं दहेज उत्पीड़न में। जी, हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल। हाँ, तो जैसे ये महिलाओं को एम्पावर कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो मिसयूज हो रहा है, इसमें जैसे बहुत लोग को गलत इल्जाम ला के फंसा दिया जाता है, तो आदमियों को सेफ गार्ड करने के लिए कोई प्रोविजन है क्या इसमें? चलिए, आपके सवाल का रोहित जी आप जवाब दें। देखिए ब्रजेश जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसा नहीं है कि झूठे केसेस नहीं होते हैं जहां पे हस्बैंड और उनके परिवार वालों को झूठा केस में फंसाया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए थे। एक 2014 में अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 3 जजेस की खंडपीठ ने एक जजमेंट दिया था और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे 2017 में जस्टिस गोयल और जस्टिस यू ललित की राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट आया जी, जहां पे एक गाइडलाइन सेट की गई और उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि एक जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे उसमें, और उस कमेटी को ये पावर दिया गया है कि भैया जब भी कोई कंप्लेंट इस तरह की आती है, चाहे वो पुलिस के पास आए या कोर्ट के पास जाए, वो मैटर जो है वो उस कमेटी को रेफर करेंगे। कमेटी के पास ये पावर दी गई कि आप उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन का मतलब आप लड़की पक्ष को भी सुनेंगे, आप जिनके खिलाफ एलिगेशन है उनको भी बुला कर सुनेंगे और उसके बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट उस अथॉरिटी को वापस भेजती है जिसके पास वो कंप्लेंट गई थी, जहां से उनको आई है। तो अब ऐसा नहीं है कि अच्छा, पहले क्या होता था कि जब भी इस तरह की कोई केसेस होते थे तो इमीडिएटली पुलिस के पास पावर होती थी, वो उनको अरेस्ट कर लेते थे। अब अर्नेस्ट कुमार की जजमेंट के बाद सेक्शन 41 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी का, उसको कंप्लाई करना है एंड द पुलिस हैज टू जस्टिफाई कि फॉर व्हाट रीजन यू वांट टू अरेस्ट। जी बिल्कुल, यानी तो कि पूरी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि अगर आप दोषी नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि इस कानून के तहत आपको दोषी करार दिया जाएगा। जी सुनीता जी, देखिए, जो 2005 का कानून है वो सजा देने की बात नहीं करता, वो केवल प्रोटेक्शन देने की बात करता है। तो जो आपने ये शंका जताई है कि भाई
उन पुरुषों का क्या होगा? यहाँ पे बात पुरुषों की नहीं हो रही है, यहाँ केवल प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है। ये क्रिमिनल कानून नहीं है, डीवी के अंदर में आप जेल नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, अगर उसका पालन नहीं हो तब वो अलग ऑफेंस बन जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप ये 2005 जो घरेलू हिंसा का कानून है, इसको आप आईपीसी के कानून के नजरिए से और उस चश्मे से ना देखें। वो सेपरेट प्रोविजन है। ये कानून परिवार को बनाए रखने के लिए है, किसी को सजा देने के लिए नहीं है। बस जो लोग पीड़ित हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है और आपके घर को बचाने के लिए है। तो अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है कि भाई ऐसे वायलेंस ना हो या उनको मेंटेनेंस दिया जाए या बच्चों को, तो उस ऑर्डर को पालन करें और अपनी सुरक्षा खुद करें। इसके लिए प्रताड़ित महसूस करने की जरूरत नहीं है। जी, अब हमारे साथ गिरीश जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। गिरीश जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मतलब ये महिला अपने हस्बैंड के संपत्ति में दावा कर सकती है या उनके घर में रहने के लिए दावा कर सकती है, तो इस स्थिति में ये अगर पुरुष के साथ इस तरह की समस्या होती है तो उसको क्या सुविधा मिल सकती है? जी, यहाँ पे पुरुषों के ज्यादा सवाल आ रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे क्वेश्चन समझने आया। वो कह रहे हैं कि अगर महिला को सभी अधिकार हैं कि वो संपत्ति में भी अधिकार मांग सकती हैं, पुरुषों के पास क्या अधिकार हैं? देखिए, इस कानून में सबसे पहले बात तो वो सिर्फ रहने का अधिकार मांग सकती है महिला। वो प्रॉपर्टी जो है उसमें ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकती। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि रहने का अधिकार अलग है और उस पर अपना मालिकाना हक जताना अलग बात है। तो चाहे महिला को वहाँ पे रहने का अधिकार मिल रहा हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ पे मालिकाना अधिकार भी मिल सके। दूसरी बात जो आपने पूछी कि पुरुषों के लिए इसमें क्या कानून है, तो ऐसे केसेस में अगर पुरुष जो हैं वो चाहते हैं कि वो महिला उनके घर में ना रहे, तो वो कभी भी सिविल कोर्ट में जाके अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको खाली कराने के लिए दावा दायर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस पे एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं जी, कि जहां तक बात रहेगी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी जो अधिकार है रहने का, जैसा कि मैडम ने बताया, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसी में वो अपना अधिकार क्लेम कर सकती है रहने का। जो इन लॉज के हाउसेस हैं उनमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप उसमें भी अपना अधिकार लेके उसको कर सकते हैं। इस बात में मैं थोड़ी असहमत हूँ, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे नोटिस इशू किया है। 2005 के कानून में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। उसके कानून में बिल्कुल बोला गया है कि चाहे पति को उस प्रॉपर्टी में अधिकार हो या ना हो, फिर भी अगर वो औरत शादी के बाद वहां रही है तो उसको नहीं निकाला जाएगा। और गिरीश जी, जो आपने सवाल उठाया, अरे शादी की है तो लड़की को घर में ही रखोगे ना, तो मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है। 2005 का जो कानून है वो टेम्पररी रिलीफ की बात करता है। जैसा मैडम बता रही थी कि इसमें कोई अधिकारों का डिसीजन नहीं होता है, एडजुडिकेशन नहीं होता है, लेकिन बात केवल रहने, खाने, रोज कपड़ा, मकान और खाना, इसी की बात है। और आप वायलेंस ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, इसकी बात है। और अगर महिला के नाम संपत्ति है तो आप उसे बेदखल नहीं कर सकते। ये हमने आपको समझाया था। और पुरुष के ही कॉल हमें लगातार आ रहे हैं और हम मानते हैं कि ये शो बहुत हद तक जागरूकता लाने के लिए है कि हम समझ सके कि हमें अपने आदतों में किन बातों को शुमार करना है या अपनी। सतीश पुणे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स। एक्चुअली मेरे वाइफ ने मेरे खिलाफ 498 का केस किया था जी। और उसने 498 का केस किया था 2 साल पहले। उसके बाद वो दी वुमेन सेल वालों ने बुलाया था मेरे को। 2015 में किया था उसने, वुमेन सेल वालों ने बुलाया हम दोनों को। उसके बाद वुमेन सेल वालों ने केस क्लोज कर दिया, मतलब कुछ किया नहीं। और आफ्टर 2 इयर्स जो डीएसपी है उसने, वो जो डीएसपी पंजाब है, उसने वो मैटर दोबारा उठाया और उसने फिर मेरे को कॉल करना शुरू किया। फिर मेरे को फिर उस टाइम, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, तो 2016 में फैमिली वेलफेयर कमेटी ने हम दोनों को बुलाया। मैं 3-4 बार गया यहाँ से, पुणे से। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट में इट वाज क्लियर कि नथिंग वाज डन, लड़की के सारे क्लेम झूठे हैं। इवन आफ्टर दैट डीएसपी ने एफआईआर फाइल कर दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल एडवाइस। आई डोंट नो देयर लीगल डिपार्टमेंट के एडवाइस पे उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी एंड आई एम फेसिंग दैट। उसके बाद उसने मेरे खिलाफ ये
डोमेस्टिक वायलेंस का भी डाल दिया है, और उसमें इवन आई एम पेइंग हर मेंटेनेंस ऑफ 12,000. शी इज अगेन आस्किंग द डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो, शी इज आस्किंग मेंटेनेंस और ऑल द चार्जेस. ठीक है, व्हाट इज द ऑप्शन दैट आई डू हैव? चलिए सतीश जी, रुचिका जी, एक बहुत अहम सवाल है कि लोग 498 और डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा यहाँ पर समझाएंगी आप इन्हें, क्योंकि दोनों ही मामले अब इनके खिलाफ चल रहे हैं जी. देखिए, जो 498A की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो घरेलू हिंसा की जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे शुरुआत में सुनीता जी ने भी बताया था, ये दोनों ही बिल्कुल ही सेपरेट प्रोसीडिंग्स हैं. 498A की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनको मानते हैं, और यहाँ पे FIR का प्रावधान भी है, क्रिमिनल ट्रायल का प्रोविज़न है, और अल्टीमेटली अगर उस केस में किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है जी. पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो एक सिविल रेमेडी है. यहाँ पे जो महिला है वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को की पूर्ति के लिए कोर्ट में आएगी, और उसको सिर्फ जो अधिकार हैं उसके, जैसे खर्चा है, उसको रहने का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, उन अधिकारों के लिए वो कोर्ट में आती है. इन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में FIR दर्ज नहीं होती, ये सिविल रेमेडी है, और इसमें अल्टीमेटली पनिशमेंट भी नहीं होती. जी बिल्कुल. इनके जो दो बेसिक वही जो वो चाहते थे कि इनके पास क्या अधिकार है, तो जहां तक 498A का सवाल है, जैसा वो कह रहे हैं कि उनके फेवर में रिपोर्ट है, तो ही कैन गो एंड फाइल अ क्वेश्चन एंड सीक द क्वेश्चन ऑफ द FIR. एज फार एज डोमेस्टिक वायलेंस का जो जहां तक है कि वो कह रहे हैं कि मैं 12,000 ऑलरेडी मेंटेनेंस दे रहा हूं, तो जहां तक उसकी बात है तो उसमें बड़ी क्लियर प्रोविजन है कि मेंटेनेंस जो कोर्ट है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के इनकम को, एफिडेविट को मद्देनजर रख के उसके हिसाब से डिसाइड करती है. तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ही कैन गो एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज केस बिफोर द कोर्ट. जी. और एक फिर से आपको अपील करना चाहूंगी कि आपके नाम, आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसीलिए बेहिचक होकर आप हमें कॉल करें. करुणा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं. जी करुणा जी, पूछिए अपना सवाल. हेलो सर. जी पूछिए. जी मैं दिल्ली से, बिहार से. जी करुणा जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हम बोल रहे हैं, मेरे पापा फौजी हैं जी. और हम 5 बहन हैं, और हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं. पातू मेरा सत्ता हुआ. करुणा जी, दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानी है? पापा 5 बहन है, तो पापा हमको बड़की को और छोटकी को रखते हैं, और हमको नहीं रखते. चलिए, मुझे लगता है पिता के खिलाफ इनका ग्रीवांस है. जी रोहित जी. देखिए, पिता के खिलाफ अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस एक्ट में हर वो महिला, चाहे वो बेटी है जी, चाहे वो बहू है, चाहे वो माँ है, उसमें अगर जो पर्सन हु इज डूइंग द डोमेस्टिक वायलेंस इज अ हस्बैंड और अ फादर, ही इज बाउंड कि उसको जो लॉ में प्रोविजन है उसके हिसाब से शी कैन गो अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, और उसमें जाके वो अपने सारे अधिकार जो उसको उसमें है, चाहे वो रेजिडेंस का अधिकार है, चाहे वो मॉनेटरी रिलीफ का अधिकार है, जो चीज भी है, वो सारी चीजें वो जाके अपने पिता के खिलाफ भी इस एक्ट के तहत वो कर सकती है. इसमें कहीं कोई बात नहीं. बहुत डरी हुई लग रही थी. सीधे तौर पे इनको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए रुचिका जी? इसमें सबसे पहले क्योंकि कॉल, मतलब जैसे उनकी आवाज़ आ रही थी तो मुझे लग नहीं रहा है कि उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं. पुलिस स्टेशन में जाके डेफिनेटली FIR रजिस्टर नहीं हो पाएगी, पर जो पुलिस है वो उनको, जो वहाँ के कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उन तक पहुँचा सकती है, और वो उनकी मदद कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर ये जो बच्ची है, अगर ये जैसे 18 साल से कम की हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ जो उनकी दूसरे कानूनों में भी जो मदद की जा सकती है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगी तो वहाँ पे वो मदद हो सकती है. बिल्कुल. शिवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक और कॉलर, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं नोएडा से. शिवानी जी पूछिए अपना सवाल. जी मैम. शिवानी जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल पूछिए. ओके जी. हमारा सवाल ये है कि हमारी बेटी है जी. 11 बेटी है मेरी, तो हम कहाँ रहते, बीमार रहते जी. तो मेरे पति, मेरे ससुर वाली एक है, तो हम बीमार नहीं रखते.
शिवानी जी, आपसे गुजारिश है आप दोबारा एक बार हमें फ़ोन मिलाएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके सवाल को। तब तक आइए एक रिपोर्ट हम देखते हैं। भारतीय समाज में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन कई बार पुरुष प्रधान समाज शादी को अपनी आय का साधन मान लेता है। दहेज के नाम पर अपनी पत्नी को मारता है या फिर कभी धमकाता है। शादी का लंबा अरसा बीतने के बाद भी शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का सितम नहीं रुकता। एक औरत को पति के साथ ससुराल के लोग भी घरेलू हिंसा का शिकार बनाते हैं और हद तब हो जाती है जब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसा ही मामला जिसमें घरेलू हिंसा से तंग आकर दिल्ली की चारू ने कोर्ट की शरण ली। शादी के बाद हर औरत का सपना होता है कि उसका पति उसका ख्याल रखे, उसके सास ससुर माता पिता की कमी महसूस न होने दे। ऐसा ही कुछ सपना चारू ने देखा था, लेकिन शादी के बाद ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अक्सर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था। 1998 में चारू की शादी दिल्ली में हुई। चारू के 2 संतान हैं। कोर्ट से तो मैंने खर्चा मांगा है और इन्होंने मेरा सामान भी सारा रख लिया है। सामान तो मुझे एक भी नहीं दिया, मुझे तो ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था इन्होंने। क्योंकि फिर लास्ट टाइम में फिर दो दफ़ा इन्होंने वैसे ही मेरे को बाहर निकाला, तो मेरे घर वालों ने समझा के भेज दिया। हमने माफ़ी मांग ली, मेरे घर वालों ने भी माफ़ी मांग ली, भी समझा के भेज दिया। जब तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ तो फिर नहीं गई मैंने कहा मुझे तो मार देंगे ऐसे कर करके। तो ये कभी कुछ भी उसके हाथ में आता था सभी कुछ मार देता था उठा के। एक दिन तो सिलेंडर उठा के ऐसे मारता, उस दिन फिर मैं उस दिन के बाद मैंने कान पकड़ ली कि मैं नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद कमा के खा लूँगी, लेकिन इसके पास नहीं आऊँगी। शादी के कई साल बीतने के बाद भी चारू के पति का छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाना जारी रहा। 3 बार उसके पति ने उसे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया, पर परिवार के कारण वो अक्सर वापस आ जाती। वक्त बीता, लेकिन पति में कोई सुधार नहीं हुआ। हार कर अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए उसने कोर्ट में गुहार लगाई। सबसे ज़्यादा पैसा इसकी और मेरे हस्बैंड के पास ही है, इनके बड़े भाई के पास नहीं है इतना जितना मेरे हस्बैंड के पास है। लेकिन वो अपनी बीवी बच्चों को नहीं देगा, बिल्कुल भी देते ही नहीं है, शुरू से नहीं दिया उसने, और अब भी मांग रही तो नहीं दे रहा। जबकि जज ने लगा चुकी हैं 5,000 भी नहीं दे रहा। वो 5,000 लगाए हैं, सिर्फ एक बार दिए, उसके बाद दिए ही नहीं उसने, साफ मना उसका। तो अब मैं कभी बहन के पास जाती हूँ मांगने, कभी मम्मी के पास मांगती हूँ, कभी अपना करती हूँ। तो ऐसे तो गुजारा कर रही हूँ मैं, भी अपना बच्चे तो पालने ना मुझे। अब भूखी तो बैठूंगी नहीं घर के अंदर, और बच्चों को तो नहीं, मैं भूखी बैठूंगी बच्चों को तो ना बैठाऊंगी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक टाइम सब्जी बनाती, सुबह बनाती, शाम को 3 टाइम बच्चों को खिलाती हूँ, चाहे उनको अच्छी लगे ना लगे वो मैं जानती हूँ। ना कोई दूध ना कोई दही, कुछ नहीं मेरे बच्चे के पास। मैं क्या करूँ, कैसे बड़े बच्चे पालूँ मैं। फिर मैं अपने बच्चों को, इतने दिन हो गए मेरे को केस डाले, मेरे को कोई अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे। मेरा सारा सामान मेरा सारा इन्होंने ले लिया, जेवर मेरे सारे ले लिए, मेरी मम्मी के जो दिए हुए थे सारे, मेरी पूरी गृहस्थी खराब कर दी इन्होंने। चारू ने DSLSA से मदद मांगी और उसे मुफ्त कानूनी सहायता मिली। ये मामला महिला कोर्ट में दर्ज हुआ तो कोर्ट ने चारू के पति को नोटिस भेजा। कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। तो जब वो अपेयर हुआ था, उसके अपेयरेंस के 3rd डेट पे एक दिन मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इनके 2 बच्चे हैं, शी इज़ वेरी पुअर, इनसे घर का गुजारा भी नहीं हो रहा और बच्चे दोनों पढ़ने वाले हैं, तो कुछ इनका फॉर द टाइम बीइंग, जब तक केस डिसाइड नहीं हो रहा, स्पेशली इंटरिम एप्लीकेशन जब तक डिसाइड नहीं हो रही है, तब तक इनका कुछ इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट करते हैं। सो ऑन दैट रिक्वेस्ट कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट सुन के इनका 5,000 पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया था, एंड दैट वाज ग्रांटेड टू दिसंबर 2018 में वो ग्रांट हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगी, थोड़ा बहुत लॉयर्स काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर क्लाइंट्स का भी थोड़ा लक होता है। ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, इनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। अभी तक एक ही बार हस्बैंड ने सिर्फ 5,000 रुपये दिए इनको। उसके लिए मैंने एग्जीक्यूशन प्रोसीजर में है मेरी, वो एग्जीक्यूशन की जो हियरिंग है वो मिड नवंबर में इनकी डेट है, उसमें वो प्रोसीडिंग्स भी इनकी स्टार्ट हो जाएगी। चारू के वकील के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके पति ने अभी तक सिर्फ एक बार गुजारे भत्ते के लिए पैसे दिए। चारू की सारी उम्मीदें अब अदालत से है।
ताकि वो खुद और अपने बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन दे सके। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। इस तरह के मामले कई बार उलझ भी जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा रिपोर्ट में कि बहुत लंबे अरसे तक वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई चारू, और अभी भी राहत के नाम पे बहुत कुछ नहीं मिला है। रोहित जी, समझना चाहेंगे हम आपसे कि जो लंबा वक्त लगता है उसमें क्या अदालत कुछ समझना चाहती है उस पूरे मामले में, या समय देना चाहती है दोनों पक्षों को कि शायद मामला जो है वो बेहतर हो जाए, एक साथ रहने लगे परिवार? देखिए अभिलाषा, इसमें एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक्ट बनाया ही गया था ताकि घरेलू हिंसा के शिकार जो महिलाएं हैं उनके अधिकार जल्द से जल्द उनको दिए जाएं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसकी पहली सुनवाई 3 दिन के अंदर होनी मैंडेटरी है जी। और उसी में प्रोविजन है कि पहली सुनवाई से लेकर 6 महीने के अंदर केस को डिस्पोजल करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि केसेस के डिस्पोजल के रेट्स कम इसलिए हैं क्योंकि उसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ जजेस कम है, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, पर इन सब के बावजूद, जैसा कि उनके वकील ने बोला, उन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल किया है। इसके बावजूद वो एक काम और कर सकते हैं कि इस तरह के केसेस जहाँ पे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके एक टाइम बाउंड ट्रायल का एक डायरेक्शंस ले सकते हैं कि भैया 3 महीने में, 6 महीने में इसको पूरा का पूरा ट्रायल कंक्लूड करो जी। ये एक प्रोविजन है अंडर 482, हम जाके उसका वो एक डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट से ले सकते। उस केस में इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, जहां पे डिले हो रहा है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। जी रुचिका जी, एक और चीज़ मैंने देखी, जितने भी वकील थे वो ये बता रहे थे कि शुरू के 1 साल 1.5 साल तो सिर्फ पति और ससुराल वालों को कोर्ट में लाने में निकल जाता है, वो भी एक लंबा वक्त निकल जाता है। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जो भी हमारा जो कानून है, कानून में चाहे ये कानून हो या कोई भी और कानून है, इसमें हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं जी। जिसमें है कि जब तक हम दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनेंगे या उनको जो कहना है उसके बारे में हम नहीं सुनेंगे, तब तक कोर्ट जो है वो जनरली ऑर्डर पास नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी फाइल होते हैं तो कोर्ट को सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर उनके रिलेटिव्स हों, पिता हों, बच्चे हों, उनको पहले कोर्ट में आना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास होता है। बहुत कभी कभार जब, जैसे कि जो हमने स्टोरी भी देखी इस टाइप की, या फिर कोई रेयर सर्कमस्टांसेस हों, तो उनके आने के उनके बिना आए भी ऑर्डर पास हो सकता है। पर जब तक उनकी अपीयरेंस कोर्ट में नहीं आएगी तब तक कोर्ट भी बाध्य है कि वो कोई बड़ा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। सुनीता जी, बात ऐड करना चाहूँगी इससे ये इस कानून में एक स्पेशल बात है, वो ये है कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आपको डे 1, जिसको हम लोग एड इंटरिम रिलीफ कहते हैं, वो मिल जाती है इवन विदाउट नोटिस टू द अदर पार्टी। अब कौन से वो ऑर्डर हैं? जैसे अगर आपके पास कस्टडी है, आप बच्चे के साथ कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहे हो, कोर्ट आपको कि भाई आपकी कस्टडी, बच्चा नहीं छीना जाएगा, वो ऑर्डर मिल सकता है। आपके ऊपर वायलेंस ना हो, वो ऑर्डर आपको मिल सकता है। आपको घर से ना निकाला जाए, ये भी आपको एड इंटरिम में मिल सकता है। आपको अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है या किसी प्रॉपर्टी में पति का हक है, तो वो नोटिस मिलने तक कहीं उस प्रॉपर्टी से अपना रिलिंक्विश ना कर दे अपना शेयर, वो ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो रेंज ऑफ ऑर्डर्स हैं जो इस कानून में एड इंटरिम स्टेज पे, इवन विदाउट द अदर साइड कमिंग इनटू द पिक्चर, लोगों को मिल सकते हैं। दूसरी बात, 2005 के कानून में, चूंकि ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से हैंडल होता है, इसमें नोटिस पुलिस लोकल पुलिस थाना के थ्रू हो सकता है, और लोकल पुलिस थाना से तो कोई बच नहीं सकता। अगर पुलिस और प्रोटेक्शन ऑफिसर और कोर्ट में बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो तो मुझे नहीं लगता कि 2000 में नहीं होना चाहिए। नोटिस स्टेज पे केस में देरी नहीं होनी चाहिए, पुलिस जाकर के नोटिस सर्व कर ही सकती है और वो ला सकती है। तो 2005 का कानून जो है वो नोटिस स्टेज में डिले का स्कोप नहीं छोड़ता, अनलेस ऑफ कोर्स दूसरे स्टेट में हो या पार्टीज लोकेटेड हो। तो जो समय वाली जो बात हुई, एड इंटरिम स्टेज वाली रिलीफ आपको मिल सकती है। आप अपने आप को सुरक्षित
इंश्योर कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन की बात आई कि अगर आपको गुजारा भत्ता मिला और वो नहीं पे कर रहा है तो एग्जीक्यूशन फिर वो सेपरेट प्रोसीडिंग हो जाती है, वो आपको सीआरपीसी के एग्जीक्यूशन में जाती है, उसकी अपनी टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स हैं। लेकिन इसलिए ये बात आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि देखिए 2005 का कानून क्रिमिनल नहीं है, वो जेल नहीं भेज सकता, लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और अगर आप नहीं उसको कंप्लाई कर रहे हो तब आप जरूर जेल जा सकते हो। इस बात की जरूरी है कि इस बात के बारे में भी लोगों में जागरूकता आए और नॉलेज आए कि ये नहीं सोचिए कि आप कोर्ट के हाथों से, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, पकड़े जाओगे। तो ये है, बनता ये है कि भाई बच्चे आपके हैं, अगर कोई कानूनी भत्ता, अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं फॉलो करो, रादर देन लेट इट जस्ट कीप एक्यूमुलेटिंग और अपने लिए एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर लो। बिल्कुल। विमला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। विमला जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ, मेरे फादर के यहाँ पे रह रही हूँ जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताएं। हाँ मैम, मैं रोहिणी दिल्ली में रह रही हूँ, मेरे फादर के यहाँ पे रह रही हूँ। मेरा 498 का केस 2007 की FIR है जी। और मेरा 498 का केस रोहिणी कोर्ट में चल रहा है, 2007 की FIR है जी। तो इसमें जो है मेरा ससुराल वाला कोई एक बार भी नहीं आया। मेरा खर्चे का ऑर्डर भी पास हो गया, लेकिन मुझे अभी तक एक बार भी खर्चा नहीं मिला है जी। आपने और ना तो विमला, आपने DV एक्ट में किया है केस? मैम, DV एक्ट का भी मैंने डाला हुआ था, क्योंकि ससुराल वालों ने बहुत बुरी तरीके से परेशान करके मुझे वो भेजा था यहाँ पे। फिर मैंने महिला उसमें वुमेन सेल में डाला, फिर वहाँ से मेरी 2007 में FIR दर्ज हुई। 2007 की FIR में 498 और मेरे हस्बैंड ने दोनों ही केस आपने किया हुआ है जी। रुचिका जी, देखिए इसमें जैसे कि बता रहे हैं कि अभी तक दूसरी पार्टी पेश नहीं हो रही है, तो इसमें जो 498A का केस है उसमें कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है जी। और अगर उसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनको भगौड़ा घोषित करने के लिए भी प्रावधान है जी। एक बार ये कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति भगौड़ा घोषित हो जाता है, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं, तो उसके बाद पुलिस के पास ये एक ओपन डायरेक्शंस चली जाती हैं कि जब भी उस व्यक्ति को कहीं पे भी देखा जाएगा या फिर कहीं पे भी उसकी लोकेशन मिल जाएगी तो इमीडिएटली पुलिस उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी जी। दूसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस का ये बता रहे हैं, उसमें जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनका मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है पर अभी तक पेमेंट नहीं आई, तो इसके लिए ये अपने वकील साहब से कह के एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डलवा सकते हैं कोर्ट में। एक बार ये जब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डल जाएगी तो उसके बाद कोर्ट उसमें इंश्योर करने के लिए कि मेंटेनेंस मिल जाए उनको, उसके लिए कई ऑर्डर्स पास कर सकती है। जैसे कि उनके खिलाफ यहाँ पे भी वारंट ऑफ अरेस्ट की एक प्रोविज़न है जी। उनके खिलाफ वारंट इशू हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उस व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति है तो उसके अटैचमेंट के ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर वो सैलरीड हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनकी सैलरी के अटैचमेंट के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जी। तो इस टाइप के कोई भी ऑर्डर्स के लिए वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। चलिए अगले कॉलर को भी हम शामिल कर लें। प्रदीप है हमारे साथ रांची से। प्रदीप जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। हेलो, इज दिस ऑडिबल? हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको। प्रदीप जी, पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि फिलहाल जो विषय है अत्याचार, जो हिंसा, घरेलू हिंसा जी, इस पे एक सवाल था कि अगर अभी शादी हुई किसी की, दे आर मैरिड जस्ट फ्यू मंथ फॉर एंड द गर्ल कॉट इन एक्सटर्नल अफेयर, so and after that if they apply for a divorce and conditionally divorce also gone okay, then is it mandatory to share the property and that monthly charges to the lady? चलिए, आपका सवाल डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल इतर है, बिल्कुल डिवोर्स पर इनका सवाल है। देखिए, डाइवोर्स होने के बावजूद भी आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है, तब तक देना है जब तक कि वाइफ जो है दूसरी कोई शादी करके अपने मैट्रिमोनियल हाउस में सेटल डाउन नहीं होती है जी। तो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो तो डाइवोर्स वुमेन के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है जी जी। मैं इसमें बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, चूंकि आप जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हुआ है, तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में पार्टीज़ की ऑटोनॉमी होती है, वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस टर्म पे और किस बातों पे आप वो अलग होंगे, और वही बातें आपके लिए बाइंडिंग है। फिर बाहर में जो मेंटेनेंस का कानून हो, एलिमनी का कानून हो, वो फिर
उसमें नहीं हस्तक्षेप करता। तो आप रजामंदी से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक पेपर पे लिख करके कोर्ट में जा करके आप अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। घरेलू हिंसा के खिलाफ केवल पत्नी को ही अधिकार नहीं मिले हैं, कानून में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला के साथ हो रहे घरेलू हिंसा को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आइए दिखाते हैं आपको सुनीता की कहानी, जिसके विवाह को कोर्ट ने अवैध करार दिया, लेकिन उसके साथ हुए घरेलू हिंसा को सही माना और उसके बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए पिता को आदेश दिया। कई बार शादी के वैध साक्ष्य नहीं होते, जिससे शादी नल एंड वॉइड यानी अवैध करार दी जाती है। ऐसी स्थिति में पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं होती। सुनीता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कोर्ट ने उसके विवाह को अवैध करार दिया। लेकिन सुनीता का कहना है कि उसके पति ने उससे शादी रचाई, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था। शादी के बाद उसके पति ने उस पर घरेलू हिंसा की सारी हदें पार कर दी। मुझे झीनी से घेर दिया था, फिर मेरे चोट लगी, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। अस्पताल में मैं भर्ती रह कर आई, वहाँ भी उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। देखने कोई भी नहीं जाता था मुझे। बड़ी मुश्किल से ये मेरा बेटा हुआ। उसने मेरे संग में बेटा होने के बाद में इतना मतलब गलत व्यवहार करा, जिसके शारीरिक परेशानी मुझे हुई। मैं बता नहीं सकती खुल कर कि क्या क्या करा मेरे साथ। जिसके पास मेरे रिपोर्ट है, मैंने हॉस्पिटल में चेक कराया था, जिसमें मुझे ऑपरेशन बोल दिया। उसने मुझे शारीरिक ताड़ना दी, मानसिक ताड़ना दी। ये मेरी चोट उसी सर पकड़ के गला घोट के मारता था, ऐसे दीवार में पकड़ के मारता था मुझे। सुनीता की शादी फरवरी 2003 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज न देने पर उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके बच्चे तक को प्रताड़ित किया गया। अत्याचार के खिलाफ कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार समझौता कर घर वापस आ गई। लेकिन उसके पति और ससुराल वालों का वही रवैया रहा। कहता मेरे से काम नहीं होता, मैं नहीं तुझे खिला पाऊंगा। जब अपने बाप से कहियो कि 50,000 रुपये लेकर आ, दुकान खोलूंगा, जबकि काम कर रहा है। तो इसके परिवार वालों से मैंने कहा कि तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रहे हो, क्यों शादी करके लेकर आए थे, क्यों मुझे मारते पीटते, क्या कसूर है मेरा, बताओ ना। आप कह रहे 50 कहाँ से मेरे मम्मी पापा देंगे, कैसे लिए शादी थोड़ी करते हैं माँ बाप के, अपनी छाती पे मम्मी रखे हैं। DSLSA की मदद से सुनीता ने केस किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उसके बेटे को 2000 रुपए महीना खर्च देने का आदेश पारित किया। जब इसने 125 में पिटिशन फाइल करी थी, तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड, दोनों के लिए फाइल करा था। तो कोर्ट ने इसका तो मेंटेनेंस डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि ऑल्दो शी इज़ नॉट द लीगली वेडेड वाइफ, बट बेटा जो है, चाहे वो मैरिज हुई है या नहीं हुई है, चाइल्ड इज़ ऑलवेज अ लेजिटिमेट चाइल्ड। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट ने बच्चे को तो जो है 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट किया था, एंड शी इज़ गेटिंग दैट मेंटेनेंस। ऑल्दो मतलब कोर्ट का ऑर्डर है, बट हस्बैंड है, जो हस्बैंड इज़ वेरी रिजिड, तो वो हर डेट में मंथली बेसिस पे हमें मेंटेनेंस नहीं मिलता। वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड 3 एग्जीक्यूशंस बिफोर द कोर्ट। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने की चाहत सुनीता के मन में है। अपने पति से रहने के लिए एक घर और बेटे की पढ़ाई का खर्च लेने के लिए वो हिम्मत से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। सुनीता को इंतजार है कि कब उसके गम के आंसू खुशी के आंसू में तब्दील होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुनीता की कहानी ने आपको चौंका दिया होगा, और बहुत हद तक ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, जहां पर धोखे का शिकार भी महिलाएं हो जाती हैं। सुनीता जी, इनकी केस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शादी ही कोर्ट ने वैध नहीं ठहराया, लेकिन क्योंकि लिव इन रिलेशन में भी डोमेस्टिक वायलेंस में प्रावधान है, तो उसके तहत इनके अधिकार हैं। जैसा कि जो भी इनके साथ हुआ, तो शी इज़ अ विक्टिम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जब वो साथ में रहे हैं, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं,
एक परिवार के साथ रहे हुए हैं, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब जो कहानी से मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस किया है या नहीं किया है, जी, किया बिकॉज है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में आपका कंपनसेशन का भी प्रावधान है, तो उसमें ये अपना केस एस्टैब्लिश करके कि इस तरह से धोखाधड़ी से या गलत इन्फॉर्मेशन दे के इनके साथ शादी की, इनके बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद इस तरह से वायलेंस किया गया इनके ऊपर, ये कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। हालांकि ये इसके साथ मैं ये कैविएट भी ऐड करना चाहूंगी कि कोर्ट्स अभी तक बहुत जेनरस नहीं रही हैं कंपनसेशन ऐड करने में, लेकिन जहां अगर कानून की बात करें तो कानून में ये प्रावधान है। और मुझे लगता है ऐसे केसेस में महिलाओं को या जो भी विक्टिम हैं जिनके पास और कोई रेमेडी नहीं है, वो कंपनसेशन पे उन्हें पूरी ताकत लगा करके ये केस फाइट करना चाहिए। जी, एक और बात कि अगर पति भी पहले से शादीशुदा है और इनको धोखे में रखकर शादी की, तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उसने भी अपराध किया है, तो क्या ये भी एक इनके लिए रेमेडी है कि पति के खिलाफ ये इस बात को रखें कोर्ट में? देखो, अगर पति ने ये बात छुपाई है कि वो पहले से शादीशुदा है जी, और उसने फिर उसके बाद आपसे शादी की, तो इट टेंटामाउंट्स टू चीटिंग जी, ठीक है, उसमें 420 का केस बनता है। दूसरी बात, जहाँ जो सुनीता जी ने बोला, उसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी प्रोविजन है जहाँ पे वो इस तरह की महिलाएं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत उनसे जाके हस्बैंड, जो भी उनके सो कॉल्ड हस्बैंड, अब तो लिविंग रिलेशनशिप वाला ये केस लग रहा है जी, क्योंकि कोर्ट ने शादी को अवैध कराया जी, तो शी कैन क्लेम कंपनसेशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आल्सो। और बच्चे के लिए क्या हो सकता है रुचिका जी, क्योंकि मेल चाइल्ड है और अभी 10वीं में है, बहुत जल्द ही 18 का हो जाएगा, तो उसके लिए क्या तस्वीर बनेगी? देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो प्रोविज़न है, और अगर हम मेंटेनेंस की अगर अदरवाइज़ भी बात करें, तो लड़कों के लिए जब तक वो 18 साल के होते हैं तब तक के लिए उनको मेंटेनेंस जो है, खर्चा जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चा जो है वो अभी 10वीं क्लास में है, तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस मिलना मुश्किल है कोर्ट से जी। पर उस ये कहने के बावजूद ये भी हमें पता होना चाहिए कि चाहे उसको मेंटेनेंस अभी ना मिले, पर क्योंकि वो उनकी संतान है, तो उनकी प्रॉपर्टी में उनकी जो पहली पत्नी से जो बच्चे हैं, उनका ही जितना हक उनकी प्रॉपर्टी में है। बिल्कुल, संपत्ति में अधिकार है, संपत्ति में अधिकार जी। चलिए, एक और कॉलर इंदिरा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रही हैं। इंदिरा जी, पूछिए आप अपना सवाल। मैम, जो है मेरी बेटी है सपना। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, तो हमने 2005 में शादी किया, 6 फरवरी की शादी है मैम जी, हैं, और तब से एक साल भी मेरी लड़की जिस दिन गई उसी दिन सास पहले बेहोश हो गई जी। सामान जो हमने भेजा वे वापस कर दिया कि 300 रुपया हमने जो है, हम लोग बनारस से गए थे दिल्ली शादी करने के लिए गाजियाबाद, और हम लोगों ने 300 उसको किराया नहीं दिया ड्राइवर को, इस वजह से सामान वापस कर दिया। अब सारे रिश्तेदार फिर उनके घर गए, पैर हाथ छुआ गया तो सामान किसी तरह से रखाया जी। अब किसी तरह से 2-3 महीना कटा, उसके बाद दरवाजा पल्ला खिड़की बंद करके जानलेवा हमला करना, फिर हम लोगों को स्वयं फोन करना लड़का की हमने खूब मार दिया है, पता नहीं जिंदा रहेगी कि मर जाएगी, आइए ले जाइए जी। हम लोग फिर बिना रिजर्वेशन के मैम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद मैम बीच में फिर समझौता हुआ, लड़की फिर भेजा गया, 3-4 बार ऐसे बार किया गया, लेकिन बार बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल देना, 12 घंटा 14 घंटा। अब बताइए, गाजियाबाद जैसे शहर में अब लड़की के पास न एक नया पैसा है, न खाने को है, न कुछ है, इस तरह से जो है काम हुआ। इंदिरा जी, अभी आपकी बेटी कहाँ है? अपने ससुराल में है? नहीं मैम, मैं रखती हूँ, कहाँ सड़क पे छोड़ दूँ भीख मांगने के लिए? चलिए इंदिरा जी, क्या आपके लिए कानूनी राह हो सकती है, ये हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं। सुनीता जी, पहले आप बताएं। देखिए, जहाँ तक इन्होंने बताया, इनकी बेटी के साथ बहुत ही ये घरेलू हिंसा का मामला है, जो क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, तो इनके पास दोनों ही रास्ते खुले हुए हैं। जहाँ तक शादी का सवाल है, जैसे इनकी बातों से लग रहा है काफ़ी बार बातचीत हुई है, लोगों को साथ लाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सफल नहीं रहा है, तो इनको फिर साथ में लड़की के लिए डिवोर्स भी फाइल करना चाहिए, ताकि उसको एक इस वाली ये नरक वाली जो शादी है उससे निकल करके
एक अपनी मुक्ति से एक दूसरा जीवन शुरू कर सके। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जब ये बार बार कह रही थी कि हमने बहुत कोशिश की साथ में लाने की, बहुत सारे मामले आते हैं और मैं ये आपके रिच क्लास से लेकर के मिडिल क्लास से लेके पुअर क्लास सारे में मैंने देखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वायलेंस होता है घर पे तो फिर परिवार वाले मिलके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और तब ये साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है, कि आपने ऐसा किया इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने मारा, आप अगर ऐसा नहीं करती तो फिर ऐसा नहीं होता। और इस तरह से जो बार बार डाला जाता है औरत पे कोई भी या लड़की पे कि भाई आपने ट्रिगर किया है, आपने इस बात को उकसाया है और ये बड़े बड़े परिवार वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं, वो कह के कि आपने ऐसा ना किया होता तो ये नहीं होता। घरेलू हिंसा के बारे में मेरी अगेन मैं बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है जी, यू नो, योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तो हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, चाहे सवाल घर की खर्चा चलाने का हो, चाहे काम चलाने का हो या किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी एक्सपेंस मिलने का हो। वो जो समाधान बातचीत के जरिए निकलना चाहिए। और अगर एक बार आदमी हाथ उठा रहा है तो ये मत सोचिए कि कल को वो सुधर जाएगा या बदल जाएगा। आप अपने निर्णय और आप अपनी जो भी आपको जैसे डिसाइड करना है लाइफ में, इस बात को सोच के करिए कि जी ये नहीं कि वो बदलाव आने वाला है या आज सुबह उठ के माफी मांग ली तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए जानते हैं कि पीड़ित महिला कौन है और कैसे आप शिकायत कर सकते हैं। केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं, हर महिला पर ये कानून लागू है। बहन, माता, भाभी भी शिकायत कर सकती हैं। महिला जो किसी भी पुरुष के साथ एक घरेलू संबंध में रहती हो वो शिकायत कर सकती है। महिला का रक्त संबंध हो, विवाह हो या अडॉप्शन हो, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी शिकायत कर सकती है और पीड़ित महिला की ओर से कोई व्यक्ति भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। महिला के ऊपर घरेलू हिंसा के अंदेशा पर भी शिकायत की जा सकती है और राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। 1091 पर भी कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाता के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। आपके अधिकार जानने के लिए आप पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाता के पास जा सकते हैं और पीड़ित महिला को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देना इनका कर्तव्य है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के अधिकार से अवगत कराना इनकी जिम्मेदारी है। निःशुल्क कानूनी और विधिक सहायता से आपको अवगत कराना ये भी पुलिस की और इनकी जिम्मेदारी है और धारा 498A के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा करने के अधिकार से आपको अवगत कराना भी इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। संरक्षण और सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता से अवगत कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। ये इनके अधिकार हैं। रुचिका जी, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि लीगल एड कैसे महिलाओं को मदद करती है घरेलू हिंसा से बाहर निकलने में। देखिए, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्टेट के ऊपर, जो सरकार है उसके ऊपर इस जिम्मेदारी दी गई है कि हर व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है और उसको हर व्यक्ति को, अगर वो अपनी तरफ से अपना लॉयर अरेंज नहीं कर सकते तो उनके लिए ये प्रावधान हमारी कानून में है कि उनको हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की तरफ से हम उनको फ्री में निशुल्क तरीके से उनको कानूनी सहायता कानूनी मदद दे सकते हैं। रोहित जी, कुछ बात जो सीधे तौर पे आप समझाना चाहेंगे महिलाओं को? देखिए, मैं दो चीज़ें बड़ी क्लियरली कर, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो इंसिडेंस है ना, ये एक सोशल इविल है जी। ये एक माइंडसेट है। एक कहते हैं ना कि मैन आर बॉर्न फ्री एंड द वुमेन आर बॉर्न स्लेव। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक ये घरेलू हिंसा की चीजें खत्म नहीं होंगी। और हम क्योर की बजाय अगर प्रिवेंशन के ऊपर, मेरी तो गुजारिश सरकार से भी और सारी अथॉरिटी से यही है कि हम ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं जहां पे हम क्योर की बजाय प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, तो हम बहुत हद तक इस समस्या से उससे हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत गाढ़ी बातें आप लोगों ने बताई हैं, हमारे पास वक्त कम है। छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी कदम उठाएं, चाहे आप मैजिस्ट्रेट के पास, पुलिस के पास, थोड़ा प्रयास करिए। बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं और
थोड़ा लगे रहिए, देर है अंधेर नहीं है, जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको घरेलू हिंसा के खिलाफ आपके अधिकारों के बारे में जागरूक किया होगा। आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, रुचिका जी, रोहित जी और सुनीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। आपका कानून में आप किसी कानूनी विषय पर जानकारी और समाधान चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम से जुड़ी आपकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी भेजें आपका कानून.rstv@gmail.com पर। इसके अलावा आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे और इस बार बात होगी मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। जी हाँ, इलाज में लापरवाही हुई तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प हैं और आप कैसे कानूनी सहायता ले सकते हैं, इस पर हम कानूनी राय लेंगे। तो अगले रविवार जुड़िएगा हमारे साथ। फिलहाल आपका कानून में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।